नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम 2021 के लिए गणित के टॉप 15 प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न लगभग हर साल सीटेट में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। ध्यान से देखिए, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने है, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, या उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, या उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, या उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो सबसे सही ऑप्शन क्या है आपको यहां बताना है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी छात्र को 44 लिखने के लिए कहते हैं और वह छात्र 404 लिख देता है उसके स्थान पर, इसका मतलब क्या होता है कि छात्र को संख्या पद्धति का ज्ञान नहीं है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इसलिए छात्र को मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, यह आपका बिल्कुल सत्य कथन है। विनिमय का अर्थ दोस्तों क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। तो यहां पे आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? क्या इसका प्रयोजन त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना है, या आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना है, या विषय को सरल और रुचिकर बनाना, या संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना? देखिए दोस्तों, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? प्रतिचित्रण का मतलब होता है दोस्तों मैपिंग। मैपिंग का परिचय देने का जो मुख्य प्रयोजन होता है, ध्यान रखिएगा, वह होता है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और साथ में आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। इसका प्रयोजन यही होता है। इसका प्रयोजन दोस्तों विषय को सरल और रुचिकर बनाना बिल्कुल नहीं होता है, और संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना भी नहीं होता है। इसलिए आपका यहाँ पे ए और बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन देखिए, ए और बी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? ऑप्शन है चौपड़, सममिति, प्रतिरूप, अनुपात। यहां पे सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपका राइट आंसर है यहां पे अनुपात। देखिए दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार अनुपात विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे चौपड़, सममिति, प्रतिरूप ये जो है गणित पाठ्यक्रम के भाग हैं प्राथमिक विद्यालय में। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर तक जो है गणित शिक्षण में क्या क्या शामिल है, तो जैसे कि गणितीय खेल, पहेलियां, कहानियां, पैटर्न को पहचानना, ये सभी चीजें दोस्तों इसमें शामिल है। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अनुपात। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिए। इसमें पूछा गया है आपसे, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? देखिए दोस्तों, दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, इसमें जो है इसे बिना सूत्र के आप बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, या जो है कैसे जो है समान हो सकता है यह बता सकते हैं? क्या आप पैमाने के माध्यम से, या ग्राफ पेपर से, या धागा से, या टाइल से? देखिए दोस्तों, आप पैमाने से जो है आयत को नहीं दर्शा सकते, आयत के क्षेत्रफल को नहीं बता सकते हैं। ग्राफ पेपर से आप बिल्कुल बता सकते हैं, उनके आयतों का क्षेत्रफल, दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, यह आप समझा सकते हैं। धागे से आप आयत को नहीं बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और चौथा है टाइल, टाइल को के माध्यम से, टाइल दिखा करके आप जो है आयतों के क्षेत्रफल को समान है या नहीं है तो आप जो है बता सकते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपका सही हो जाएगा ग्राफ पेपर और टाइल। तो बी और डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ग्राफ पेपर और टाइल के माध्यम से आप बिना सूत्र के माध्यम से ऐसे बच्चों को आयत के बारे में समझा सकते हैं। तो बी और डी आपका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा सही है, बी और डी। चलिए ऐसे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है?
क्या लिंग हो सकता है, या सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो सकता है, या गणित का स्वरूप हो सकता है, या व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका सही जवाब क्या है, गणित में उपलब्धि कम होने का जो कारण हो सकता है दोस्तों, वह है आपका सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से ये जो है गणित में उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है, लेकिन आपका लिंग जो है यह कारण नहीं हो सकता। गणित का स्वरूप जो है उपलब्धि कम होने का कारण नहीं हो सकता। व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता यह कारण नहीं हो सकती है। यहां पे आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिए, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है, आपको बताना है। क्या लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग, या कागज की पट्टियों का प्रयोग, या डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग, या संख्या चार्ट का प्रयोग। देखिए दोस्तों, इसमें आपका सही ऑप्शन क्या है आपको बताना है। सबसे सही तरीके से यहां पे बताना है कि कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। तो आपका इसमें दूसरा ऑप्शन दोस्तों देखिए, कागज की पट्टियों का प्रयोग करके आप अच्छे तरह से बता सकते हैं, या यह योजना जो है आपको जो है समझाने के लिए पर्याप्त है, जो है कि 1/4 1/3 से छोटा है, यह आप जो है इस तरह से समझा सकते हैं कागज की पट्टियों का प्रयोग करके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लघुत्तम समापवर्तक विधि है, इसका प्रयोग जो है क्या करते हैं, इसमें जो है 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डायनिक्स जो लिखा है, डायनिस ब्लॉक्स का, इसका प्रयोग क्या किस लिए करते हैं, इसका प्रयोग दोस्तों गणितीय संक्रियाओं को सिखाने के लिए किया जाता है, जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब सिखाने के लिए किया जाता है। और संख्या चार्ट जो लिखा गया है चौथा ऑप्शन, संख्या चार्ट में क्या होता है, संख्या पैटर्न, इनके बारे में जो है सिखाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों कागज की पट्टियों का प्रयोग बिल्कुल उचित रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब ध्यान से सभी प्रश्न को आप लोग देखना, सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू क्या है, क्या पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण, तो अनुक्रम का अनुसरण यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यह महत्व उतना नहीं रखता है। अगला है, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, या विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, या क्रियाकलापों को लिखना और संदर्भ में प्रश्न देना। तो सबसे ज्यादा सही क्या है आपका इसमें दोस्तों, सबसे ज्यादा सही क्या है आपका इसमें, तीसरा ऑप्शन आप देखिए बिल्कुल राइट है। यहाँ पे विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए, ठीक है, अवसर देना चाहिए कि वे संकल्पनाओं की स्वयं संरचना करें, ठीक है। तो यह जो है आपका कथन बिल्कुल सत्य है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब ध्यान से सभी प्रश्नों को आप लोग देखिए। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी जिसे कहते हैं गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है। यहां पे आपको दोस्तों नहीं बताना है। तो देखिए, गणित के अध्ययन में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए भाषा और संवाद पर। अगला है, अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, यह भी आपका बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ठीक है, कि बच्चे जो है अलग अलग प्रकार से समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषयपरक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, क्या यह सही है। या चौथा देखेंगे, गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है, क्या यह सही है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वह क्या है दोस्तों, इसमें देखिए क्या नहीं था आपको यह बताना है। तो तीसरा ऑप्शन ही बिल्कुल नहीं है, क्या केवल जो है विषय प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है आकलन के लिए, तो यह जो है उचित नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, यही आपको बताना था इसमें कौन सा सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है, आपको यह बताना है। गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, क्या यह सत्य है। यहां पे आपको क्या बताना है, देखिए गणित के संरचनात्मक दृष्टिकोण से या रचनावादी दृष्टिकोण से कौन सी कथन इसमें जो है सहमत है, ठीक है। गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, क्या यह सहमत है। या गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, तो क्या यह सत्य है। या गणित पूर्णतः विषय परक है, या मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए दोस्तों, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, यह बिल्कुल गलत है। गणितज्ञों से ही सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित है, यह भी सत्य नहीं है। यह भी जो है
इससे सहमति नहीं व्यक्त करता है। गणित पूर्णतया विषय परक है, यह भी उचित नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका, यहाँ पे मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू होता है। ठीक है, विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं वह जो है गणित का महत्वपूर्ण पहलू होता है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त होता है? तो त्रिविम समझ को विकसित करना है तो यह जो है इसमें क्या सबसे ज्यादा उपयुक्त है? बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, क्या यह सही है? या मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, या संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना? यहाँ पे दोस्तों त्रिविम समझ विकसित करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या है यह बताना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, मानचित्र पर केवल शहरों का स्थान निर्धारण करने से त्रिविम समझ विकसित नहीं होती है। चंद्रमा के उदय होने का समय लिख देने से त्रिविम समझ विकसित नहीं होती है। संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, इससे त्रिविम समझ विकसित नहीं होती है। त्रिविम समझ आपकी तब विकसित होती है जैसे किसी दृश्य को देखकर या उसका चित्र आप बनाते हैं, या बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, यह त्रिविम समझ को अधिक तरह से विकसित मतलब कि सूचित करता है, या जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त है। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यहाँ पे क्या नहीं सही यह आपको बताना है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक तो बिल्कुल नहीं होती है दोस्तों। तो यही आपको बताना है इसमें क्या सही नहीं है, तो बिल्कुल सही नहीं है, यही ऑप्शन सही होना चाहिए। दूसरा क्या है, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है, यह तो सत्य है, इसका प्रभाव पड़ता है परिणामों पर। ठीक है, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है, यह भी सत्य है। यहाँ पे दोस्तों पहला ही ऑप्शन सत्य नहीं है, यही पहला ही मिल गया है, यही आपका जो है सही है। ठीक है, स्वाभाविक प्रतिभा नहीं होती है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। कहने का मतलब यहाँ जोड़ने का काम हो रहा है। ठीक है, मनीष के पास कितनी पेंसिल है आपको यह बताना है। तो पेंसिल पहले 6 थी, 2 और मनीष के पास है, 2 ज्यादा है, इसका मतलब उसके पास 8 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जोड़ने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तुलना भी की जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है, क्या तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा, या व्यवकलित जमा, या व्यवकलित घटा? यहाँ पे देखिए घटा तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, केवल तुलनात्मक जमा होगा। जमा का मतलब यहाँ पे जोड़ने वाला काम हो रहा है, पहले 6 था फिर 2 अधिक है, इसका मतलब 8 है। यहाँ पे तुलना भी की जा रही है और जमा भी किया जा रहा है, इसका मतलब तुलनात्मक जमा आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से आप देखिए। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक संख्या में अंक की स्थिति का मान, एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, यह तो सत्य है। यह योगात्मक प्रकृति का होता है, यह भी सत्य है दोस्तों। हिंदू अरबी गणना प्रणाली जो है यह एक संख्या में अंक की स्थिति का मान बताती है, साथ में योगात्मक प्रकृति का है और ये गुणात्मक प्रकृति का भी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह जो है इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, यह सत्य नहीं है दोस्तों। इसमें जो है हिंदू अरबी गणना प्रणाली में आधार 2 की प्रणाली का पालन बिल्कुल नहीं किया जाता है। किसका पालन किया जाता है, इसमें 10 आधार वाली मूल्य प्रणाली का पालन किया जाता है। याद रखिएगा, हिंदू अरबी गणना प्रणाली में किसका पालन किया जाता है, 10 आधार वाली मूल्य प्रणाली का पालन किया जाता है। तो 2 वाला इसमें गलत हो गया, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। चलिए इसमें आपको देखना है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। यहां पे आपको बताना है दोस्तों, ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया क्या है, तो सीमित रखना चाहिए, या तो आपका गलत हो गया यहां पे। ठीक है, दूसरा है अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा आ गया, यह भी गलत हो गया। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित करें, यह बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रचुर अवसर देना चाहिए। ठीक है, जिससे जो है उनकी अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जा सके। तो रेखा गणित में दोस्तों क्या करना चाहिए, रेखा गणित में आपको बच्चों के लिए प्रतिमानों, घनों, कोण, त्रिभुज, इन सभी आकृतियों को जांचने का अवसर देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिए। इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तरकड़ा का सूचक है? गणितीय तरकड़ा का क्या सूचक है आपको यह बताना है।
गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, परिभाषा आ गया है, गलत काट देंगे आप इसको। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, या फिर परिकलन में निपुणता की क्षमता। तो निपुणता शब्द आ गया, यह गलत हो गया। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों का, तो सही सूत्रों पर आप जो है तर्क नहीं देंगे। यहां पे आपको बताना है क्या गणितीय तर्कड़ा का सूचक है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, यह जो है गणितीय तर्कड़ा का सूचक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, गणितीय नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित संख्याओं को सुलझाने की जो योग्यता होती है उसे हम क्या कहते हैं, गणितीय तर्क शक्ति कहते हैं। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे 15 प्रश्न पूरा कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। अब हम आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।